जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जुलाई का जो अपना वीकली करंट अफेयर चल रहा है वो तो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे, एक दो बार वीडियो देखेंगे जुलाई का। तो ये मंथ वाइज जुलाई का तो आप लोगों को करंट अफेयर्स मिलता चलेगा। अब इसके पीछे जो करंट अफेयर है अक्टूबर से जून तक का, उसको देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 10-12 महीने 13 महीने तक का करंट अफेयर्स आर ओ जैसे एग्ज़ाम और पीसीएस में भी 7-8 महीने 9 महीने तक का करंट अफेयर वो पूछ ही रहे हैं। तो हम लोगों को अक्टूबर से जून तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको ज़रूर देखना है। तो अपना जो पहला पार्ट है वो है रिपोर्ट्स और इंडिसेस का। तो रिपोर्ट और जो आपके सूचकांक हैं इनको देखना है हमें। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा डायग्राम हो सका है आप लोगों के लिए उनको शामिल किया गया है, ताकि याद करने में समझने में बहुत आसानी हो जाए। और हम लोग बहुत डिटेल से जो इम्पोर्टेंट आपके इंडेक्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। टोटल 33 इंडेक्स या रिपोर्ट है जो हमें कवर करना है। वैसे और भी कई सारे इधर उधर के भी हैं, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम के लिए उतने ज़रूरी नहीं है। अभी 33 यहाँ से है, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने के करंट अफेयर्स अच्छे से करने हैं, फिर पीसीएस के पहले। और फिर जब आपका दिसंबर लास्ट में आपका आर ओ का पेपर होगा तो अक्टूबर नवंबर भी शामिल हो जाएगा। तो जून के बाद भी 5 महीने का करंट अफेयर हमें और देखना है। इसलिए जो 8 महीने इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे, एक पार्ट में काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो आज 50% 60% आज कंप्लीट कर लेते हैं और कल एक और वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। इन दोनों वीडियोस को आप देख सकते हैं। जो लोग पीडीएफ लेना चाहें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जेहो स्टडी का मेन टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया एज पर द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, जो 125 देशों के बीच से निकाली गई है। यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसे हम वैश्विक भूखमरी सूचकांक भी बोलते हैं, ये 2023 के नाम से आंकड़ा आया हुआ है, क्योंकि 2024 में ये रिलीज़ हुआ है, तो 2023 का इसमें आंकड़ा कवर किया गया है। इसके अनुसार 125 देशों में भारत का कौन सा स्थान है ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। 101 रैंक है, 111, 120 और 130। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 111 भारत की रैंक आई है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 के हिसाब से। अगर हम डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत जो है वो 2022 में 107वें स्थान पर था, तो वहाँ से 4 स्थान हम लुढ़क गए हैं, क्योंकि जितना स्थान हमारा बेहतर होगा वो हमारा ऊपर की तरफ रैंक दिखाएगा। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ये आपका बताता है हर साल कि कितना ज़्यादा भूख का स्तर है। इसका वार्षिक मूल्यांकन करता है, यानी कि हंगर लेवल का ये एनुअल असेसमेंट करता है। और इसको पब्लिश कौन करता है? क्या कोई बहुत बड़ी संस्थान करती है? यूनाइटेड नेशन, WHO, इस तरीके की नहीं। इसको एक आयरलैंड की एनजीओ है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, वो इसको प्रकाशित करती है। और एक है जर्मनी की एनजीओ वेल्ट हंगर लाइफ, ठीक है, वेल्ट हंगर लाइफ। तो ये दोनों एनजीओ इसको पब्लिश करती है। अगले सवाल पे देखते हैं। अच्छा, एक बार थोड़ा और इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था भी, क्योंकि भारत सरकार ने भी इसे मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, हमारी रैंक बेहतर होनी चाहिए। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो आपका ये भी बताता है कि इंडिया के पास हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट है पूरी दुनिया का। यानी चाइल्ड वेस्टिंग की दर दुनिया में सबसे अधिक है। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब 5 साल के बच्चे का जो हाइट है, उस हाइट के हिसाब से जो उसका वजन होना चाहिए वो नहीं है, वो कम है। यही बताता है वेस्टिंग रेट, ठीक है, वेस्टिंग दर यही बताता है कि हाइट के हिसाब से, आपके हाइट के हिसाब से जितना वजन होना चाहिए वो उतना नहीं है। तो इसमें जो है ये भारत नंबर 1 खड़ा है। यानी 2018 से 2022 के बीच में अगर आप देखेंगे तो 18.7% चाइल्ड वेस्टिंग दर जो है वो भारत में आपको देखने को मिलेगी, जो कि सबसे अधिक है किसी भी देश में। जहाँ तक बात है भूख की स्थिति को लेके, हंगर सिचुएशन को लेके, तो भारत को सीरियस हंगर कैटेगरी में डाला गया है, यानी कि गंभीर भूख श्रेणी में भारत को रखा गया है। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको इस सूचकांक के बारे में पता होना चाहिए। अगला सवाल है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल एजेंसी की एक रिपोर्ट आई है जिस नाम है इलेक्ट्रिसिटी 2024, जिसमें बोला गया है कि कोल आधारित जो बिजली का उत्पादन है वो 2026 में भारत के द्वारा कितना प्रतिशत होगा।
यानी 2026 में जब भारत में बिजली का उत्पादन हो रहा होगा तो उसमें कोयले की मदद से हम कितना बिजली का उत्पादन कर रहे होंगे, ये आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट बिजली 2024 के अनुसार कोयला आधारित बिजली उत्पादन से 2026 तक भारत की बिजली की मांग का कितना प्रतिशत पूरा होने की उम्मीद है। ऑप्शन है 50%, 68%, 75% या फिर 90%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 68%। यानी कि 2026 में जितनी भी बिजली का उत्पादन भारत में हो रहा होगा उसमें 68% बिजली कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं से हम तक पहुंच रही होगी, और 32% में जितनी न्यूक्लियर एनर्जी से पैदा हो गई, आपकी डैम से हो गई, नदियों से हो गई, सोलर प्लेट से हो गई, विंड एनर्जी से हो गई, वो 32% बिजली का उत्पादन कर रहे होंगे, और 68% अकेला जो है वो कोयले की मदद से हम बिजली का उत्पादन कर रहे होंगे 2026 में। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि 21 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भारत में 2023 के दौरान जोड़ी गई है, जो कि अगर आप तीसरी तिमाही देखेंगे 2023 की, तो नवीकरणीय ऊर्जा कुल स्थापित क्षमता का लगभग 44% था। यानी कि थर्ड क्वार्टर जब हम देखते हैं, यानी थर्ड क्वार्टर का मतलब क्या हो गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ये 3 हो गया महीना थर्ड क्वार्टर का, तीसरी तिमाही का 2023 का। इसके हिसाब से आप देखेंगे तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है यानी नवीकरणीय ऊर्जा है वो कुल 44% तक पहुंच जाएगी, जो भी हम नई बिजली का यहाँ पे स्थापना कर रहे होंगे। ठीक है, कुल ऊर्जा स्थापित जो होगी उसका 44% हम रिन्यूएबल एनर्जी से ले रहे होंगे, नवीकरणीय ऊर्जा से ले रहे होंगे। भारत में दूसरी बात यह बताई गई है कि जो बिजली की मांग है वो 2023 में 7% बढ़ी है, हालांकि 2022 में 8.5% की डिमांड थी बिजली की, जो कि थोड़ी सी उससे कम हुई है 2023 में। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट कम इन द बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी एज पर द स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022। यानी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता श्रेणी में शामिल नहीं है जब हम राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 की बात करते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि हमने सारे राज्यों में जो स्टार्टअप्स खोले जा रहे हैं उनकी एक रैंक तैयार की है। उस रैंक के आधार पे हमें ये बताना है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता जो श्रेणी है, बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी, उसमें इन 4 में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। तो कौन कौन से राज्य हैं जो कि इस श्रेणी में शामिल हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसको 2 श्रेणी में तैयार किया गया, कैटेगरी ए स्टेट, कैटेगरी बी स्टेट। जो कैटेगरी ए स्टेट है उनमें उन राज्यों को शामिल किया गया है उनकी रैंकिंग निकालने के लिए जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर है, और कैटेगरी बी में उन राज्यों को रखा गया है जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है। तो 1 करोड़ से ऊपर वाली अगर कैटेगरी में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाली संख्या वाले जो राज्य हैं, अगर आप उनका कैटेगरी निकालेंगे तो उसमें आपको 4 राज्य नज़र आएंगे जिन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता की श्रेणी में ये शामिल है, यानी कि बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी में ये शामिल हैं। ये 4 स्टेट कौन कौन से हैं? गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। 3 सदर्न स्टेट हैं। ठीक है, तो भारत के दक्षिण हिस्से के 3 राज्य हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, एक गुजरात शामिल है। और जब 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले पॉपुलेशन के जब हम कैटेगरी बी की बात करते हैं राज्यों में, तो हिमाचल प्रदेश उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता श्रेणी में शामिल है। उत्तर प्रदेश जो है वो आपका लीडर कैटेगरी में शामिल है, इसको याद रखिएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश नेतृत्व करने वाले राज्यों की श्रेणी में आता है। जब हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स एक साथ देखेंगे तब उसमें आपको ये पॉइंट दोबारा देखने को मिलेगा। तो अभी आप लोग इसको देख लीजिए। जहाँ तक बात है इस सूचकांक की, इस रिपोर्ट की, तो देखिए ये जो रैंकिंग है ये इसका 4था एडिशन है, यानी इस सूचकांक का यह 4था संस्करण है, जिसे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो यही है स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग। जब आप यहाँ पर इसको जूम करके मैप को देखेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे 5 हरे स्टेट जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता श्रेणी में शामिल है। यहाँ आप देख सकते हैं, एक है गुजरात, एक है कर्नाटक, एक है तमिलनाडु, एक है केरल
और एक है आपका हिमाचल प्रदेश। देखिए मैप से कितना आसानी से याद हो जाता है। और जब बात है लीडर कैटेगरी का, तो लीडर कैटेगरी में कौन शामिल हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। हमारे लिए बस इतना जानना इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल, अच्छा उसके बाद देखिए इसमें एक चीज़ और ये है कि कुल 33 राज्य और केंद्र प्रशासित राज्यों ने इसमें भाग लिया, जो कि इस बार का ये रिकॉर्ड है। कुल 5 श्रेणियों में इन रैंकिंग को बांटा गया था, जिसमें आप देख सकते हैं ये 5 रैंकिंग शामिल हैं। इनको आप एक बार वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? पहला, पांचवा, सातवां या 10वां? तो इसमें जो भारत का स्थान है वो है आपका 7वां। ठीक है, देखिए भारत को 7वां पोजीशन मिला है इस इंडेक्स में, और भारत ने सीपीआई यानी कि सीसीपीआई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 8वां स्थान से आगे बढ़कर इस सूचकांक में 7वां स्थान हासिल किया। तो जो 2023 का सूचकांक था, इंडेक्स था, उसमें भारत का स्थान था 8वां। देखिए यूपीपीसीएस में भी ये सवाल आया था, यहाँ से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था उस समय। तो 2023 के सूचकांक में 8वां स्थान था और इस बार ये इम्प्रूव होकर कितना पहुंचा है? 7वां। दिलचस्प बात यह है कि जो पहले 3 स्थान हैं आपके वो खाली हैं, क्योंकि इनके जो मापदंड हैं इस सूचकांक के हिसाब से, उसमें कोई भी दुनिया का देश शुरुआत के 3 स्थान में शामिल नहीं हो पाता है। तो जो चौथा स्थान पाता है, एक तरीके से आप देखिए तो वही है पहला स्थान वाला, क्योंकि चौथे से ही शुरुआत हो रही है। तो जो देश चौथे स्थान पर इस सूचकांक में शीर्ष पर है वो है डेनमार्क। उसके बाद एस्टोनिया भी 5वें पर है और फिलीपींस 6वें पर है। तो ये एक तरीके से टॉप 3 है। और 7वां कौन है? 7वां तो भारत है ही। तो ये आपको चारों पता होना चाहिए। तो अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे, थोड़ा सा इंडेक्स के हिसाब से, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, शुरू के 3 देश में नन अचीव्ड 1 to 3 रैंक। तो फर्स्ट से 3rd रैंक कोई भी देश नहीं पा सका है। चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो आपको डेनमार्क नजर आएगा, 5वें पे एस्टोनिया और 6वें पे फिलीपींस। जहाँ तक अपने भारत की बात है, 2021 में हम 10वें पे थे, 2020 में भी हम 10वें पे थे, लेकिन 2022 के सूचकांक के हिसाब से हमने एक छलांग लगाया और हम टॉप 10 के अंदर और ऊपर बढ़ते हुए 8वें पर आ गए और अब हम 7वें पर हैं। तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन को लेके जो हमारा प्रदर्शन है वो काफ़ी बेहतर हो रहा है। अगला सवाल है, एज पर द 5th एडिशन ऑफ द लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स रैंकिंग, कौन सा इनमें से ऐसा राज्य है जो कि अचीवर कैटेगरी में नहीं शामिल है लैंडलॉक्ड ग्रुप में? लैंडलॉक्ड ग्रुप का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे राज्य जो कहीं पर भी पानी से बॉर्डर अपना नहीं बनाते हैं, यानी चारों तरफ वो किसी न किसी राज्य से ही घिरे हुए हैं। तो ये 4 राज्य हैं। तो आपको ये बताना है कि जो लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स की रैंकिंग है, जिसका 5वां संस्करण एडिशन हमारे सामने है, इनमें कौन सा इन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि अचीवर्स श्रेणी में नहीं आता है? आपके सामने ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस श्रेणी में, जो आपका कौन सा है, अचीवर्स श्रेणी, उसमें ये शामिल नहीं होता है। तो इस लैंडलॉक्ड ग्रुप में अचीवर इस कैटेगरी में हरियाणा, पंजाब और तेलंगाना ये तीनों सही थे, और चौथा मध्य प्रदेश ना होके क्या आंसर सही हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो 2 सूचकांक ऐसे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया है, तो हमारे प्री मेन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। देखिए 4 अलग अलग कैटेगरी बनाया गया था। उत्तर पूर्व भारत के, एक लैंडलॉक्ड के, यानी कुछ ऐसे राज्य जो चारों तरफ से किसी दूसरे राज्य से घिरे हुए हैं, एक समुद्री तट वाले राज्य, ठीक है, और एक थे केंद्र प्रशासित राज्य। तो केंद्र शासित राज्य में आपके सामने है ये चंडीगढ़ और दिल्ली अचीवर्स कैटेगरी में। हमें पूरा एक इंडेक्स को नहीं याद रखना है। जो लोग बीपीएससी देने जा रहे हैं वो एस्पायरर में याद रखें कि बिहार है, और जहाँ पर बात होगी अपने उत्तर प्रदेश की तो हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश लैंडलॉक्ड में है। बस इतना भी आप जान जाइए तो काम हो जाएगा। यूनियन टेरिटरी बस एक देख सकते हैं कि उसमें आपका चंडीगढ़ शामिल है। अगला सवाल है कि नीति आयोग के भी हाल ही में रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि बहुआयामी गरीबी से बहुत सारे करोड़ों में भारतीय बाहर आ गए हैं, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 2013-14 से 2022-23 के बीच में करोड़ों भारतीय बाहर आए हैं, ऐसा नीति आयोग की रिपोर्ट का मानना है। तो सवाल यही है
कि कितने भारतीय इस बहुआयामी गरीबी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं 2013-14 से 2022-23 के 10 सालों में। आपके सामने ऑप्शन है 19.82 करोड़, 24.82 करोड़, 29 करोड़ या 31.82 करोड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24.82 करोड़। अब देखिए यहाँ भी अपना उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानने के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। राज्यों के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश 5.94 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने के साथ सबसे आगे है। इसके बाद बिहार में 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश में 2.3 करोड़ लोग आते हैं। तो पहले नंबर पे सबसे अधिक जिस राज्य से गरीब बाहर आए हैं गरीबी से और बहुआयामी गरीबी से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, यानी उसमें सिर्फ आपके इनकम को नहीं देखा जाएगा कि आपकी आय कितनी है, आपको शिक्षा कैसी मिल रही है, आपका स्वास्थ्य का स्तर क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। तो ये है आपके सामने इंडेक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2013-14 से एक छलांग लगाया है भारत ने, और ये मैप अगर नीचे की तरफ है तो ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि ये बताता है कि इतने गरीब हमारे देश में कम हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले लगभग 29.17% भारतीय जो थे वो बहुआयामी गरीबी की श्रेणी में शामिल थे। अब वो कहीं ना कहीं घटकर 11.28% के आसपास हो गए हैं, ऐसा नीति आयोग का रिपोर्ट हमें बताता है। अगला सवाल ये है कि ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ कि 2024 रैंक के हिसाब से भारत का उसमें क्या रैंक आया है। यानी ग्लोबल फायर पावर सैन्य शक्ति की 2024 रैंकिंग के अनुसार भारत की रैंक क्या है, 3rd, 4th, 5th या 6th। तो भारत जो है वो 4थे स्थान पर है। तो आप देख सकते हैं 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में अमेरिका जो है वो शीर्ष पर बना हुआ है, यानी कि फर्स्ट जो है वो अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रशिया है, तीसरे नंबर पर चाइना की आर्मी को रखा गया है, और चौथे स्पॉट जो चौथा रैंक मिला है वो भारत को मिला हुआ है। जहां तक बात है कि कौन सा ऐसा देश है जो इस रैंकिंग में सबसे कम है, यानी वो देश जिसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो सैन्य शक्ति है वो दुनिया में सबसे कम आंकी गई है इस सूचकांक के हिसाब से, वो देश है भूटान। ठीक है, इतना याद रखिएगा क्योंकि अपना एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और उसका रैंक जो है वो सबसे नीचे है। हो सकता है कि स्टेटमेंट यहाँ से भी पूछ लिया जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बना हुआ है ग्लोबल फायर पावर नेशंस इंडेक्स 2024। सबसे ताकतवर मिलिट्री कौन सी है, मतलब अगर देखा जाएगा टॉप 4 में तो इंडिया आता है, भारत की रैंक है 4थी। एक आपका आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। 180 देशों की तुलना में भारत का कौन सा स्थान है जब हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में देखते हैं भारत को। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने, 85, 93, 100 और 110। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी 93। तो देखिए ये जो आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है जो भ्रष्टाचार के बारे में बताता है हमें, ये आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो इसको रिलीज करता है, इस सूचकांक को प्रकाशित करता है। इसके मुताबिक भारत में 2023 में भ्रष्टाचार बढ़ा है, ऐसा इस सूचकांक का मानना है। रिपोर्ट के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 2023 में 93वें स्थान पर आ गया है, जबकि एक साल पहले जब 2022 में देखा गया था तो भारत 85वें स्थान पर था। तो 8 स्थान भारत लुढ़का है नीचे की तरफ। और वो देश जहाँ पे सबसे कम भ्रष्टाचार है ऐसा माना जाता है वो है आपका डेनमार्क, और वो देश जहाँ पे सबसे अधिक भ्रष्टाचार है वो है आपका एक सोमालिया, जो कि सबसे लास्ट में 180 देशों में उसका स्थान 180 है। ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ये विश्व भर के 180 देशों तथा क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार, यानी कि जो हमें पब्लिक सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में जो हमें सार्वजनिक क्षेत्र में दिखता है भ्रष्टाचार, उसके अनुमानित स्तर के आधार पर 0 अंक देता है अगर अत्यधिक भ्रष्ट है, और 100 अंक देता है यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त वो देश है। तो जितना ज़्यादा इसमें आपका स्कोर होगा उससे ये पता चलेगा कि उतना ही कम आपके देश में भ्रष्टाचार है। इस इंडेक्स को भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो डेनमार्क आपको पहले स्थान पर नजर आएगा दोनों ही साल 2023 और 22 दोनों की तुलना में। फिनलैंड, इसका स्कोर देखिए 100 में से 90। फिनलैंड सेकंड नंबर पर, न्यूजीलैंड थर्ड नंबर पे। तो ये वो 3 देश हैं दुनिया के जहां पर सबसे कम भ्रष्टाचार आपको पब्लिक सेक्टर में, सरकारी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। जहां तक बात भारत की है तो भारत का स्कोर काफ़ी कम है, 39। पिछले साल हमारा स्कोर था 40, इसीलिए हमारा रैंक 85 से गिरकर कहां पर आ गया है, 93 पर। अगला सवाल है कि 139 देशों की तुलना में
वर्ल्ड बैंक ने लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कहाँ रखा है? जब बात आएगी लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक की, तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किए गए इस सूचकांक के हिसाब से भारत 139 देशों में कहाँ पर खड़ा है? 18वें स्थान पे, 28वें स्थान पे, 38वें स्थान पे या फिर 48 स्थान पे? तो भारत इसमें खड़ा है 38 स्थान पे, जो कि अपने आप में काफ़ी काबिले तारीफ है। तो देखिए यहाँ पर बात ये है कि भारत की रैंकिंग 2018 में कितनी थी? 44, और 6 स्थान इम्प्रूव हुआ है अगर आप 2018 की तुलना में देखेंगे। और 2014 की तुलना में देखेंगे तो 16 स्थान भारत का इम्प्रूव हुआ है, बेहतर हुआ है, क्योंकि 2014 में हम 54वें स्थान पे खड़े थे और आज 10 साल के बाद कहाँ पे खड़े हैं? 38 स्थान पर। भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स क्षमता में सुधार करने के लिए और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका नीति लाया था, एक आपका प्लान लाया था जिसका नाम था प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो ये जो पीएम गति शक्ति है प्लान है, ये 2021 में लाया गया था 13 अक्टूबर को। अगर आपको डेट नहीं भी याद है तो कम से कम साल को याद रखिएगा। और उसके बाद 2022 में अगले साल सरकार ने नीति लाई लॉजिस्टिक्स के ऊपर, जिसका नाम था नेशनल लॉजिस्टिक्स नीति 2022। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है इंडिया शाइन्स इन वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 16 रैंकिंग की भारत ने उछाल किया है 2014 की तुलना में। 2014 में जहाँ भारत 54वें स्थान पर खड़ा था लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में, वहाँ पर आज भारत लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में 38वें स्थान पर खड़ा है। और 2018 में कहाँ पर खड़ा था? 2018 में भारत यहाँ कहीं खड़ा था 44वें स्थान पर, हमने ऊपर देख लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली आधारित, दिल्ली में एक आपका थिंक टैंक है जिसका नाम है ICRIER। ये हम आगे देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। इसने एक रिपोर्ट जारी की, स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, यानी कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था से स्थिति, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, उस पर आधारित है ये एक रिपोर्ट। अब इसका सवाल ये है कि भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में, डिजिटल इकोनॉमी में पूरी दुनिया में कहाँ पर खड़ा है? पहले पे, 5वें पे, 7वें पे या फिर 10वें पे? ये है आपका सवाल। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। और तीसरा क्यों? क्योंकि आपको जान के ये बड़ी खुशी होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी USA और चाइना के बाद डिजिटल अर्थव्यवस्था के मामले में भारत तीसरे स्थान पर आज खड़ा है। यहीं पर ये बात की गई है। और ये जो थिंक टैंक है, दिल्ली आधारित जो ये थिंक टैंक है, इसका नाम है आपका इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। इसके द्वारा ये जारी किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स इनके रैंक के हिसाब से डिजिटल अर्थव्यवस्था में पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिजिटल अर्थव्यवस्था है। और तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था या डिजिटल इकोनॉमी कौन से देश की है? वो है भारत की। अगला सवाल है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो आपका ये बताता है हर साल कि कोई भी पासपोर्ट कितना मजबूत है, यानी आपके हाथ में अगर उस देश का पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा लिए बगैर, वीज़ा उसमें लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस पासपोर्ट की मदद से कितने देश में जाके ट्रैवल कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो यही आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बताता है। तो इनके हिसाब से भारत की क्या रैंक होगी? भारत के पासपोर्ट की अगर हम वैल्यू बात करें, अगर हम ये बोलें कि भारत का पासपोर्ट दुनिया में कितना मजबूत है, आपके हाथ में अगर भारत का पासपोर्ट है तो उसमें उसके हिसाब से भारत की क्या रैंक है? 75, 85, 105 या फिर 115? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से भारत की रैंक है 85, यानी कि 85। देखिए, जब पिछले साल का अगर आप हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को ध्यान से देखे होंगे तो पिछले साल भारत की रैंक थी 84। इस साल एक रैंक का नुकसान होकर आज हम खड़े हैं 85 पर। और ये लगभग 199 देशों की तुलना करता है, उनके पासपोर्ट की तुलना करता है, जिसमें पाया गया है कि फ्रांस का पासपोर्ट सबसे अधिक मजबूत है। इसीलिए इस सूचकांक में फ्रांस पहले स्थान पर खड़ा है। अगर आपके पास भारत का आपके पास पासपोर्ट है तो बिना वीज़ा के, वीज़ा मुक्त, आप समझ लीजिए कि 60 देशों में आप 2023 की तुलना में 60 देशों की तुलना में 62 देशों में वीज़ा मुक्त आप यात्रा कर सकते हैं।
तो 2023 में जहां आप सिर्फ 60 देशों में बिना वीज़ा के भारत का पासपोर्ट लेके घूम सकते थे, वहीं आप 2024 में अब 62 देशों में बिना वीज़ा के आप घूम सकते हैं भारत का पासपोर्ट लेकर। अब भारत की अगर 2 देश एक्स्ट्रा है घूमने की बिना वीज़ा की, अगर आपकी काबिलियत है, तो फिर ये रैंक क्यों एक नीचे गिरा है? क्योंकि बाकी जो देश हैं उनका प्रदर्शन बेहतर था, वो और ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा के घूम सकते थे, इसलिए भारत की एक रैंक नीचे हो गई। अगला सवाल है कि ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के हिसाब से भारत की दुनिया में क्या रैंक आई है, यानी कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का क्या स्थान है? 22वां, 32वां, 42वां और 52वां। तो बौद्धिक, ये जो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक है, ये यूएसए के द्वारा जारी किया जाता है और इसके हिसाब से भारत की रैंक है सी का मतलब हो जाएगा 42। तो देखिए, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में अपना 12वां एडिशन, यानी कि 12वां जो इनका संस्करण है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का, उसका अनावरण किया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के 12वें संस्करण का अनावरण किया है यूएस के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। भारत अपना 42वां पोजीशन बरकरार रखा हुआ है। स्कोर कितना है? 38.64%। और ये जो भारत की रैंक है, ये 2022 से पिछले 3 सालों से वही बनी हुई है और इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है? यूएसए। एक आपका संस्था है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री जिसे हम बोलते हैं, इनके हिसाब से कौन सा ऐसा देश है जिसने 2019 से 2023 के बीच में सबसे अधिक हथियार मंगवाया है? तो जितने भी देश हथियार का आयात करते हैं, निर्यात नहीं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट की बात नहीं हो रही है, तो 2019 से 23 के बीच में कौन सा ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया में सबसे अधिक हथियारों का आयात कराया है, वेपन इंपोर्ट कराया है? कौन सा ऐसा देश है? आपके सामने 4 ऑप्शन है: सऊदी अरेबिया, टर्की यानी तुर्की, भारत और इराक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडिया। 2019 से 23 के बीच में अगर आप देखेंगे तो भारत ने सबसे अधिक हथियारों का आयात कराया है। 2014 से 18 की अवधि की तुलना में भारत के हथियारों की जो आयात है उसमें लगभग 5% की वृद्धि देखी गई है। शीर्ष 3 देशों की अगर आप बात करेंगे जो सबसे अधिक हथियार अपने देश में मंगवाते हैं, उसमें पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया है और तीसरे नंबर पे जो है वो कतर है। इसको याद रखिएगा। तो ये दुनिया के टॉप 10 आर्म इंपोर्टर्स की जब बात हो रही है तो उसमें आप देख सकते हैं पहले नंबर पे भारत है जो 11% तक हथियार पूरी दुनिया का इंपोर्ट करता है, और दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया है 9.6%, तीसरे पे कतर है 6.4%, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, 5वें पे चाइना, 6वें पे इजिप्ट, मिस्र, 7वें पे दक्षिण कोरिया, 8वें पे यूएई, 9वें पे पाकिस्तान और 10वें पे जापान है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 जो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 के आधार पे जारी किया गया है, आपको बताना है कि उसमें भारत की क्या रैंक है। यूएनडीपी द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का क्या स्थान है? 90 है, 108 है, 122 है या फिर 131 है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 108। देखिए, जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, यानी लैंगिक असमानता सूचकांक की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें भारत का स्कोर कितना है? मात्र 0.437। इस स्कोर के साथ 193 देशों में जब ये तुलना की गई लैंगिक असमानता की, तो भारत उसमें 108वें स्थान पर खड़ा हुआ मिला। लैंगिक असमानता सूचकांक 2021 की जब आप बात करेंगे उसमें भारत का स्कोर 0.437 से अधिक था, 0.490, और उसके साथ भारत 191 देश, जबकि अभी तो 193 देशों में देखा जा रहा है, तो भारत 122वें स्थान पर खड़ा था और आज भारत 108वें स्थान पर खड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सालों का आप देखिएगा। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2021 की तुलना में भारत ने 14 रैंक की छलांग, महत्वपूर्ण छलांग मारते हुए 2022 में 108वीं रैंक हासिल की है। ठीक है, तो देखिए, ये एक बहुत अच्छा mygov.in पर एक डायग्राम था जिसमें लिखा है कि इंडिया की गर्ल पावर अब ऊपर है, राइज कर रही है। तो 2014 में जहां भारत की 127 रैंक थी, अब भारत उसकी तुलना में 2022 में 108वें स्थान पर खड़ा हुआ अपने आप को पा रहा है, यानी कि 19 स्थानों की छलांग देखने को मिली है।
अगला सवाल है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने अभी हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया, तो 193 देशों में भारत की क्या रैंक है? 101, 123, 134, 142। यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी नवीनतम मानव विकास सूचकांक के अनुसार 193 देशों में भारत का क्या स्थान है? देखिए, इसमें 3 पिलर भी बने हुए हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एवरेज आपका क्या एजुकेशन का स्तर है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कि आपका ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा लिया जाता है। इसके बाद ये 3 मानक स्तर हैं एसडीआई के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। तो इसमें भारत की क्या रैंक है? 101वीं है, 123 है, 134 है, 142 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 134। देखिए, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक पर भारत की रैंकिंग 2022 में एक स्थान के सुधार के साथ 193 देशों में से 134वें स्थान पर पहुंच गई है। तो इसके पहले 2021 में अगर आप देखेंगे तो 192 देशों में से भारत का क्या स्थान था? 135। तो एक रैंक का सुधार हुआ और भारत का अब कितना रैंक आ गया है? 134। इसमें एसडीआई वैल्यू अगर आप देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू में मामूली वृद्धि के कारण या 2021 में जहां 0.633 की तुलना में अब 0.644 हो गई है, इसीलिए हमारा रैंक भी सिर्फ एक ही इम्प्रूव हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो इस इंडेक्स में, सूचकांक में नंबर 1 पे बना हुआ है। देखिए, जो ये एसडीआई है ये 3 अलग अलग छोटे छोटे सूचकांकों का, उप सूचकांकों का एक समावेश है, जिसमें आपका आता है पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी आपकी जीवन की प्रत्याशा क्या है। दूसरा आता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग यानी शिक्षा को देखा जाता है कि आप एवरेज कितने साल का शिक्षा ग्रहण करते हैं। तीसरा देखा जाता है आपकी एवरेज इनकम यानी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जो जीएनआई जिसको हम कहते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम। 2022 में अगर आप देखेंगे तो भारत ने सभी एसडीआई संकेतकों में सुधार देखा है, चाहे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, एजुकेशन हो या ग्रॉस नेशनल इनकम हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो जीवन प्रत्याशा है भारत की, वो पहले 67.2 साल थी, यानी कि एक एवरेज देखा जाए तो कोई भारत में पैदा होने वाला व्यक्ति 67.2 ईयर जिंदा रह सकता है। लेकिन अब ये बढ़कर हो गया है 67.7 साल। जहाँ तक बात है कि एक एवरेज आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ तक होती है, तो ये अब 12.6 हो गया है, यानी कि 13 साल के आसपास की शिक्षा जरूर मिल जा रही है। तो किसी क्लास 1 या यूकेजी में किसी का एडमिशन होता है तो इंटर तक की पढ़ाई वो कर पा रहा है, इसका मतलब ये है। दूसरा मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है ये। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब कि अगर भारत में कोई व्यक्ति है तो हम ये मान के चलते हैं कि इंटर तक की पढ़ाई तो उसकी हो जानी चाहिए पूरी। लेकिन मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जब निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है कि हाँ आप कितना पढ़ाई किया, आप कितना पढ़ाई किया, आप कितना पढ़ाई किए, तो उसमें ये हमें सिर्फ 6.5 साल नज़र आ रही है। यानी हम उम्मीद क्या कर रहे हैं, उम्मीद ये करते हैं कि कोई भारत में व्यक्ति है तो उसको 12 तक की पढ़ाई तो शिक्षा तो मिल ही जाएगी। लेकिन जब हम एवरेज निकालने पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि 6-7 के ऊपर तो वो पढ़ाई नहीं की है बहुत सारे लोग। जब ग्रॉस नेशनल इनकम की बात आती है, जीएनआई की, यानी राष्ट्रीय आय जो अपने देश का निकलता है, नेशनल इनकम, उसको पूरी जनसंख्या से आप डिवाइड कर दीजिए, भागा दे दीजिए, तो वो ग्रॉस नेशनल इनकम आता है। तो वो जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा आता है, जब आप जनसंख्या से भागा देंगे तो हर एक व्यक्ति के पास एक एवरेज आय आएगी, राष्ट्रीय आय का एक हिस्सा आएगा। वो $6,500 हमें देखने को मिल रहा था, जहां 2022 के पहले वाली रिपोर्ट में अब हमें वो $7,000 के आसपास नज़र आता है, $6,951 के रूप में। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र का जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, उसमें भारत का 143 देशों में क्या स्थान है? 101, 116, 126 या फिर 131? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का रैंक है 126। तो देखिए, 2024 में जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया गया है उसके हिसाब से फिनलैंड जो देश है वो लगातार 7वें साल भी सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। तो रैंकिंग खुशहाली को मापते हुए 6 प्रमुख कारकों का उपयोग करती है। पहला, आपकी जीवन में संतुष्टि कितनी है, आपको मतलब आप अपने लाइफ से कितना ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। उसके बाद है आपका आय कितना है, जीडीपी पर कैपिटा, मतलब जो आपका राष्ट्रीय आय को हम जब जनसंख्या से डिवाइड करते हैं, भागा देते हैं, तो हर एक व्यक्ति को एवरेज के तौर पर कितना राष्ट्रीय आय का हिस्सा मिल रहा है। आपको सामाजिक सहयोग कितना मिल रहा है, आपकी
स्वस्थ जीवन की प्रत्याशा क्या है, कितना ज़्यादा स्वतंत्रता मिल रहा है, भ्रष्टाचार कितना ज़्यादा मौजूद है नहीं है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये तैयार किया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इससे साफ साफ पता चलता है कि भारत जो है वो 126वें स्थान पर खड़ा है, जबकि फिनलैंड, आइसलैंड ये आपके फर्स्ट और थर्ड पे खड़े हैं। तो फर्स्ट पे कौन सा देश खड़ा है? फिनलैंड, ये याद रखिएगा। तो भारत जो है वो उतना खुशहाल देश नहीं है इनके रिपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि 143 देशों में अगर आप 126 स्थान पा रहे हैं तो बहुत कोई खुशहाल वाली बात नहीं है। और आखिरी जो आज का सवाल है, फिर अगला हम कल 18 से 33 सवाल देखेंगे। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के हिसाब से भारत का क्या स्थान है जब हम इस मापदंड को लेते हैं कि किस देश के पास कितना ज़्यादा यूनिकॉर्न है। तो यूनिकॉर्न रखने के मामले में भारत का क्या स्थान है आपको बताना है, जो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के द्वारा जारी किया गया है। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, सी ऑप्शन। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, जो अमेरिका है उसके पास 703 यूनिकॉर्न है, उसके साथ वो अभी भी पहले नंबर पे बना हुआ है। दूसरे नंबर पे चीन 350 रखा हुआ है और भारत 67 यूनिकॉर्नों के साथ तीसरे स्थान पर है। हालांकि भारत ने 2017 के बाद पहली बार यूनिकॉर्न निर्माण में उल्लेखनीय गिरावट का अनुभव किया। तो ये याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इंडिया एक्सपीरियंस्ड अ नोटेबल डिक्लाइन, काफ़ी महत्वपूर्ण गिरावट, उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली है 2017 के बाद से, और ये पहली बार हुआ है जब हम बात करते हैं यूनिकॉर्न की। तो 7 सालों में पहली बार एक बड़ा हमें गिरावट देखने को मिला है। तो ये देखिए, यहाँ से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जब आप यहाँ से ध्यान देंगे तो चाइना देखिए ये बड़ा सा गोला बना है, कितना 340 यूनिकॉर्न रखा हुआ है, यूएस 703 रखा हुआ है। तो पूरी दुनिया में 1450 यूनिकॉर्न हैं, यानी स्टार्टअप खुला हुआ है, ठीक है, और $1 बिलियन उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है। तो उसमें 1450 में से 1000 के ऊपर सिर्फ चाइना और यूएस में। बात करेंगे भारत की तो तीसरे नंबर पर है 67 के साथ, यानी कि 1100 आंकड़ा सिर्फ भारत, चाइना और यूएस में है, बाकी पूरी दुनिया में 250 है, 350 है। तो यहाँ तक अपना आज का वीडियो कंप्लीट हम करते हैं और फिर हम लोग कल 18वें नंबर से 33वें नंबर तक देखेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।